दोस्तों नमस्कार। डिप्लोमेसी नहीं ताकत, शायद ये मौजूदा वक्त में पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट के भीतर जो युद्ध की परिस्थितियां हैं उसमें ये नया नाम है। डिप्लोमेसी के जरिए शांति स्थापित की जा सकती है, लेकिन क्या ताकत के जरिए भी शांति स्थापित की जा सकती है, जिसका जिक्र खुले तौर पर अमेरिका ने किया और साथ इजराइल ने दिया। नया सवाल यह है कि 3 बम डालने के बाद ईरान के भीतर परमाणु ठिकानों को तो नेस्तनाबूद करने का दावा अमेरिका ने कर दिया और इजराइल ने अपनी पीठ थपथपा ली, लेकिन ईरान के भीतर से अब यह आवाज आ रही है कि सब कुछ सुरक्षित है। और चंद मिनटों के बाद सुबह होते होते 35 मिसाइलें 14 ठिकानों पर इजराइल को निशाने पर लेते हुए ईरान ने छोड़ डाली। इन मिसाइलों में बड़ी मारक क्षमता वाली मिसाइल खैबर भी है और जहां जहां मिसाइलों ने वार किया वहां वहां तबाही मच गई। बड़ी तादाद में लोगों की मौत और घायल होने की खबरें भी निकल कर आई। लेकिन 2 सवाल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अब बड़े हो चले हैं। क्या दुनिया में कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय संगठन मायने नहीं रखता है? वो यूनाइटेड नेशन हो या फिर परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में क्या अमेरिका युद्ध के आसरे शांति स्थापित जो करने का ऐलान कर रहा है, उसमें क्या ईरान अब शांत रहेगा? क्योंकि ईरान के भीतर की हलचल बहुत साफ तौर पर बतला रही है कि देश एकजुट हो गया और दुनिया भर के इस्लामिक देश हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून के मातहत चलने वाले देशों की कतार हो, सभी के सामने एक ही सवाल है। अमेरिका अगर 2 हफ्तों का जिक्र करके उसे 2 दिन में तब्दील कर देता है और जितनी बड़ी तादाद में वो हमला एक साथ करता है और उसके बाद इजराइल एक झटके में खड़े होकर कहता है अब इतिहास बदल जाएगा, और इतिहास बदलने का मतलब मानचित्र को बदलना होता है, तो फिर ईरान की तरफ से यह आवाज सुबह ही आ गई और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि दरअसल अब हमारे निशाने पर अमेरिकी सैन्य अड्डे होंगे। अमेरिकी सैन्य अड्डे जो पश्चिम एशिया के देशों में तैनात हैं, खाड़ी के देशों में तैनात हैं, और अगर वहां पर मिसाइलें गिरनी शुरू हो गई तो फिर अमेरिका क्या करेगा? और क्या इस दौर में जब अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध में कूद चुके हैं और वो जानते हैं कि सिर्फ एक बार हमले से बात बनेगी नहीं, और यह भी जानते हैं कि अब उनके सैन्य अड्डे निशाने पर आएंगे, तो फिर यह रास्ता एक बड़े युद्ध की दिशा में जा तो रहा है, लेकिन जो रिएक्शन ईरान की तरफ से 35 मिसाइलों को दागने के साथ और उसमें खैबर मिसाइल को भी शामिल किया गया। खैबर मिसाइल पहली बार उपयोग में लाया गया और इसका बकायदा प्रदर्शन ईरान की मिलिट्री ने किया और यह कहकर किया कि दरअसल इसकी मारक क्षमता को आप समझ लीजिए, और उसका एक पूरा वीडियो बनाया गया उसको छोड़ने से पहले, और दिखलाया और बतलाया गया कमेंट्री के जरिए कि दरअसल किस तरीके से ईरान इजराइल को अब ध्वस्त करेगा और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर निशाना साधेगा। जिस खैबर का हम जिक्र कर रहे हैं, उस खैबर मिसाइल को छोड़ने से पहले उस इलाके में क्या स्थिति थी और मिसाइल किस तर्ज पर छोड़ी जा रही थी, उसका दृश्य देखने से पहले एक क्षण के लिए यह जरूर जान लीजिए कि असल में खैबर 2000 किलोमीटर की रेंज का है। यह लगभग 13 मीटर लंबा है। इसका जो पेलोड है वो तकरीबन 1500 किलोग्राम का है। इसका जो डायमीटर है वो तकरीबन 1.5 मीटर का है, और उसके रेंज में इतनी बड़ी तादाद में इजराइल का हिस्सा आता है जिसका असर दिखाई देने लग गया। लेकिन हमें लगता है आज सुबह जब ईरान ने इस खैबर मिसाइल को छोड़ा, उस वक्त ईरान मिलिट्री द्वारा जारी किए गए इस वीडियो को पहले देख लीजिए।
Symbolische Markus. Ja. No. Hash. Half. Six. Hands. John. Six. Do. Ye. एक साथ 3 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों को दागना, निशाने पर इजराइल के 14 शहरों को लेना, उसमें तेल अवीव भी है और हाइफा भी है। हम तमाम जगहों की तस्वीर आपको दिखाएं उससे पहले एक बड़ा सवाल यह भी है कि जो पूरे के पूरे सैन्य अड्डे अमेरिका के पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में मौजूद हैं, वहां की परिस्थितियां भी इस वक्त ईरान के रेंज में है। और खामेनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने खुले तौर पर ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि मिलिट्री के जरिए एक मैप जारी किया गया और उसमें जानकारी दी गई कि सैन्य अड्डे कहां कहां पर हैं और ये किस तरीके से किन मिसाइलों के दायरे में यानी ईरान के दायरे में यह आते हैं। उन मिसाइलों के साथ इस नक्शे का जिक्र करते हुए खामेनेई ने कहा कि अब युद्ध हम खत्म करेंगे, यानी जो अमेरिका ने शुरू किया और जिस तरीके से शुरू किया उसको खत्म हम करेंगे। और यहां यह समझना जरूरी है कि अमेरिकी हमले के बाद सिर्फ एक सऊदी अरब है जिसने ईरान से कहा कि उसे संयम बरतना चाहिए। इराक, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब अमीरात, किसी की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई। पाकिस्तान ने निंदा जरूर की, यानी जो सीमावर्ती देश हैं वहां से प्रतिक्रिया सिर्फ सऊदी अरब की आई और सऊदी अरब में अमेरिका के फाइटर जेट और तकरीबन 35,000 सैनिकों की तैनाती है। लेकिन सवाल सऊदी अरब भर का नहीं है, सवाल तो इराक का भी है जो एरबिल असद एयरबेस है, जहां पर 2000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। क्या वो ईरान की मिसाइल के रेंज में अब आएंगे और मिसाइलें दागी जाएंगी? कुवैत में तो 5,000 मरीन कमांडो हैं, 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के मौजूद हैं, वह भी निशाने पर लेने का जिक्र खुले तौर पर अब ईरान करने से चूक नहीं रहा है। बहरीन में तो अल उबैद एयरबेस और साथ ही जो रिफ्यूलिंग की व्यवस्था होती है उसको भी निशाने पर लेने का जिक्र है। ईरान की सेना की तरफ से जॉर्डन में, जहां पर अम्मान में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं, और यूनाइटेड अरब अमीरात में जहां पर तीनों विंग अमेरिका की मौजूद है, यानी नेवल है, आर्मी है और एयरफोर्स है, तीनों के बेस हैं, 6000 सैनिकों की मौजूदगी है, उन्हें भी निशाने पर अब ईरान क्या ले लेगा? और इसके साथ बड़ा सवाल यह भी है, अगर ईरान के निशाने पर कोई भी सैन्य अड्डा जो अमेरिका का है वो आता है तो उसके बाद अमेरिका क्या करेगा? और अगर अमेरिका ये मानकर चल रहा है या ट्रंप ये मानकर चल रहे हैं कि उन्हें युद्ध की इजाजत जो अपने कांग्रेस से लेनी है, यानी पार्लियामेंट के भीतर से जो सहमति होनी है, अगर उस सहमति से पहले ही ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर अमेरिकी सैनिक हताहत हो तो फिर इजाजत लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, या फिर अगर कांग्रेस की वोटिंग होती है तो खुद ब खुद दबाव में कांग्रेस आ जाएगी क्योंकि अमेरिकी सैनिक हताहत हुआ होगा, अमेरिकी सैन्य अड्डे वहां पर मिसाइलें दागी होगी। ये दोनों सवाल एक साथ चल रहे हैं। अन्यथा अगर एक ही अटैक किया गया तो फिर ये ट्रंप शांति स्थापित करने की दिशा में अपने कदम को सही ठहराएंगे और अमेरिका के भीतर के विरोध प्रदर्शन जो हो रहे हैं वो थम जाएंगे। लेकिन जो खैबर मिसाइल है या जितनी भी मिसाइलें अभी तक दागी गई, उसका असर इजराइल के शहरों में क्या हुआ, किस तर्ज पर हुआ, तस्वीरें खुद ब खुद अब बयां करने लगी है।
עליי, כנראה בדיוק לבנק הפועלים. בוא תראה, פה בהרצל. ये सारी तस्वीरें आज सुबह की हैं, यानी अमेरिका द्वारा बम दागने के बाद जो स्थिति इजराइल के भीतर नजर आ रही थी, यही तस्वीरें बयां कर रही है कि ईरान ने किस घातक हमले के साथ जवाबी कार्रवाई शुरू की है। लेकिन मसला सिर्फ जवाबी कार्रवाई भर का नहीं है, क्योंकि ईरान के साथ जो अलग अलग देशों में उसके अपने खड़े हैं, उनके भीतर से भी आवाज आ रही है। वो चाहे लेबनान में हिजबुल्लाह की मौजूदगी हो, चाहे इराक में पीपुल्स मोबिलाइजेशन फोर्स जो कि तकरीबन 2-2.5 लाख के लगभग फाइटर्स हैं। हमास ने भी प्रतिक्रिया दी है गाजा से, और बशर अल असाद जो सीरिया में जो पिछले साल तख्ता पलट दिया गया था, उनके जो फाइटर हैं वह भी जवाब दे रहे हैं। यमन ने तो खुले तौर पर कहा कि अब रेड सी पर से कोई भी अमेरिकी जहाज गुजरेगा तो वह निशाने पर होगा। यानी इस पूरे इलाके में होर्मुज़ हो, जलडुमरुमल हो, या फिर रेड सी हो, या फिर अमेरिकी आवाजाही हो, उसमें ये तमाम मिलिटेंट्स जो कि खुले तौर पर ईरान के साथ हैं, उन्होंने अब अपनी कमाल किस रूप में संभाली है, ये आप यमन के भीतर मौजूद 2 लाख से ज्यादा फाइटर जो खास तौर से हुती मिलिटेंट के तौर पर जाने जाते हैं, उनके तरफ से जो आवाज आ रही है वह सीधे सीधे रेड सी की घेराबंदी और किसी भी अमेरिकी जहाज को समुद्र के रास्ते न जाने देने का खुला ऐलान कर रही है। وتنفيذ المخطط الصهيوني بدعم أمريكي مفتوح وشراكة أمريكية، ويحاول إزاحة الجمهورية الإسلامية في إيران لأنه يعتبرها العائق الأكبر في طريق إنجاز مخططه. ولذلك فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران في إطار الهدف نفسه। खुले तौर पर अमेरिका को चेतावनी देने की सोच दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने जो अपने देश को संबोधित किया उसके जरिए ही निकल कर आई है। और उनका कहना है कि जहां जहां भी अमेरिकी विमानों ने हमला किया या जिस B-2 बॉम्बर के जरिए नुकसान पहुंचाने का जिक्र है, दरअसल उससे बहुत ज्यादा क्षति ईरान को हुई नहीं है। और ईरान के भीतर से अब जो रिपोर्ट आ रही है उसमें फॉर्डो और नतांज जो कि यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट हैं, और इस्फान जो कि यूरेनियम कार्बन प्लांट कन्वर्जन प्लांट जो माना जाता है, इन तीनों जगहों से हथियारों की आवाजाही 48 घंटे पहले ही शुरू कर दी गई थी, यानी हटा ली गई थी। और जो सैटेलाइट पिक्चर्स भी आ रही है वह भी बतला रही है कि यहां पर जो हमला हुआ है अमेरिका के जरिए, वहां पर कुछ था ही नहीं। लेकिन उसके बाद का सवाल है कि ईरान के भीतर सिर्फ फोर्डो, नतांज और इस्फान भर नहीं है, बल्कि बूशहर भी है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पर है, बंदर अब्बास भी है जहां पर यूरेनियम माइन है, मारिवान न्यूक्लियर एक्टिविटी का क्षेत्र माना जाता है, और वरामिन भी न्यूक्लियर एक्टिविटी का क्षेत्र है। इसके अलावा जो रिसर्च की फैसिलिटी है वो तेहरान में भी है, वो अराक में भी है, वो बोनाब के भीतर भी है। यानी इन तमाम जगहों पर स्थिति ईरान कह रहा है हमारे अनुकूल है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अगला सवाल यह भी है, इन सब के बीच परमाणु नियंत्रण को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देखने वाली IAEA की भूमिका क्या होगी। इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, लेकिन कल, आज नहीं। इमरजेंसी बैठक कल होगी और ईरान किस रूप में परमाणु हथियारों को लेकर अब आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, अमेरिका का दावा सही है या नहीं सही है, या फिर इजराइल जो कह रहा था उसके पीछे भी कोई सबूत था या नहीं था। इन तमाम सवालों के जवाब बीते दिनों यूनाइटेड नेशन के तक के भीतर IAEA ने दिए हैं। लेकिन एक बार फिर इमरजेंसी बैठक में यह
परिस्थिति दोबारा से उठने वाली है। क्या ईरान सक्षम है या नहीं है, या सब कुछ बर्बाद अमेरिका ने कर दिया जो ट्रंप दावा कर रहे हैं? सवाल यह है कि जिस जहाज या जिस बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया, उसको देखने और उसको समझने के लिए हमें लगता है कि उसकी ताकत का एहसास इस रूप में होना चाहिए कि इसके बारे में कहा जाता है कि B-2 बॉम्बर जो JBU-57, इसकी भी बम की जो खासियत है जो अमेरिका के जरिए दागी गई, और इसको लेकर जो B-2 स्पिट स्टेल्थ बॉम्बर कहा जाता है, इसका वजन तकरीबन 71,000 किलोग्राम का है। यह तकसम टेक ऑफ जब करता है तो 1,71,000 इसमें विस्फोटक होते हैं। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक है। इसकी कीमत 17,000 करोड़ तक है। इस विमान की पूरी प्रक्रिया को अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठकर देख रहे थे। तो एक तरफ वो देख रहे थे और दूसरी तरफ आसमान में गोते लगाता हुआ यह B-2 स्पिट स्टेल्थ बॉम्बर जिस तरीके से चल रहा था और जिन भी शहरों को पार कर रहा था, पूरी तस्वीर एक झटके में आंखों के सामने उभर सकती है। ध्यान दीजिए, व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम और दूसरी तरफ आसमान में मंडराता हुआ यह जहाज जिसने अटैक किया 3 ठिकानों पर, परमाणु वाले ठिकानों पर। जबरदस्त बॉम्बर है, लेकिन सवाल उसके आगे का है। सवाल यह है कि क्या वाकई इस बॉम्बर के जरिए अमेरिका ने आग में घी का काम किया है? क्योंकि सिर्फ तेल अवीव ही नहीं, बल्कि इजराइल के भीतर शहर दर शहर अफरा तफरी मची हुई है। लोग घरों को छोड़कर बंकर में छुपने के लिए भाग रहे हैं। जो तस्वीर वहां की है, इससे पहले कभी इजराइल के भीतर ऐसी तस्वीर किसी ने देखी नहीं होगी। तो क्या इजराइल को युद्ध में नेतान्याहू ने झोंक दिया और लोगों के सामने इस वक्त सिवाय इसके कि युद्ध में वह खड़े रहे नेतान्याहू के साथ, इससे हटकर कोई दूसरा रास्ता नहीं है? और चूंकि नेतान्याहू लगातार पूरे इजराइल के भीतर अलग अलग जगहों पर इस पोस्टर को चस्पा करवा चुके थे कि अमेरिका साथ दे, अमेरिका साथ खड़े हो, इसीलिए जैसे ही अमेरिका ने हमला किया, सबसे पहले चंद मिनटों के बाद नेतान्याहू कांग्रेचुलेशन करने के लिए सामने आ गए। लेकिन वहां के लोगों की स्थिति और दूसरी तरफ, अगर एक तरफ इजराइल में लोगों के भीतर अफरा तफरी जान बचाने को लेकर है, तो दूसरी तरफ अमेरिका में भी भयानक अफरा तफरी मची है। कैलिफोर्निया का इलाका इतनी बड़ी तादाद में, जैसे ही यह ऐलान हुआ कि हमला कर दिया गया है ईरान के परमाणु ठिकानों पर, उसके बाद बड़ी तादाद में कैलिफोर्निया में लोग सड़कों पर निकल आए। अमेरिका के भीतर विरोध प्रदर्शन होने लगा, वार रोकने का जिक्र किया जाने लगा। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति यह कहकर आए थे कि मध्य पूर्व में जो युद्ध होते हैं उसे वो बंद कराएंगे और उसमें तो कूदने का सवाल ही नहीं होता है। और इससे पहले के तमाम राष्ट्रपतियों को उन्होंने निशाने पर भी लिया और कहा कि वह युद्ध में क्यों कूदते हैं। शांति के जरिए अगर बिजनेस करें तो अमेरिका नंबर 1 हो सकता है। तमाम बातें धरी की धरी रह गई। शायद इसीलिए ये दोनों तस्वीरें
सब कुछ बयां करती है। एक तरफ इजराइल के भीतर अफरा तफरी और दूसरी तरफ अमेरिका की सड़कों पर उतरे हुए लोग। पहले भीड़ देख लीजिए, इजराइल की सड़कों पर अफरा तफरी जो मची है, उसके बाद अमेरिका। America's pissed off, people. This is Waterfront Park at the county building in San Diego, California. We are here to protest Donald Trump, his administration. Trump must go. ये दृश्य, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर दे रही हैं। उन हालातों को बयां कर रही है जो हालात हाथ से निकल चुके हैं और कहीं व्यापक दायरे में युद्ध समेटा जा चुका है और समेटने की दिशा में विस्तृत होता युद्ध का दायरा किस किस को अपने भीतर समेटेगा, यह सवाल क्या सोमवार की बैठक पर टिका होगा? जब अमेरिकी कांग्रेस कोई निर्णय लेगी, जब यूनाइटेड नेशन कोई निर्णय लेगा। यूनाइटेड नेशन की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA, उसके चीफ राफेल ग्रेसी कह रहे हैं कल इमरजेंसी मीटिंग में कुछ फैसले तो होंगे, लेकिन ये फैसले युद्ध को रोकेंगे कैसे? अब कौन रोकेगा ईरान के भीतर ये कहते हुए कि अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाने पर मत लो, क्योंकि पूरे ईरान में नारे और ईरान के सुप्रीम खामेनेई के राष्ट्र के नाम संदेश के बाद यही नारे लगते रहे, जिसमें एक नाम अमेरिका का, एक नाम इजराइल का, और दोनों को निशाने पर लेने का खुला जिक्र हो रहा था। तो सवाल युद्ध से आगे या युद्ध के बीच में खड़ी दुनिया के सामने यह फैसला लेने का वक्त है, या फिर इस युद्ध की समाप्ति या युद्ध को आगे बढ़ाने के बीच खड़ी यह दुनिया को तय करना है कि उसके लिए महत्वपूर्ण है क्या? या फिर अमेरिका जिस रास्ते पर निकला है उस रास्ते में वो अमेरिकी राष्ट्रपति की जरूरत है, या अमेरिका के भीतर यह सवाल बड़ा हो चला है कि ट्रंप ने अब अमेरिका को भी फंसा तो नहीं दिया? नेतान्याहू को लेकर भी यह सवाल है, फंसा तो नहीं दिया? कल तक यह सवाल ईरान के सुप्रीम लीडर तक को लेकर था, लेकिन जिस लिहाज से हमले हुए, जिस लिहाज से घेराबंदी ईरान की होती चली गई और अमेरिका कूद गया, सारे रास्ते क्या बंद हो चले हैं? शायद हां है ये जवाब, क्योंकि इस बीच वह पुतिन हो या शी जिनपिंग हो, हर की दृष्टि में इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण है कि अब SCO की बैठक जो होनी है 25 तारीख को, उसमें कौन सा निर्णय लिया जाएगा। अगले महीने जो ब्रिक्स की बैठक होनी है उसमें कौन सा निर्णय लिया जाएगा। उसमें ईरान को भी शरीक होना है, उसमें भारत को भी शरीक होना है, उसमें रूस भी है, उसमें चीन भी है, और उससे आगे का सवाल यह है कि इसी बरस जब क्वाड की बैठक होनी है तब क्या होगा? अमेरिका का रास्ता दुनिया का रास्ता है, या दुनिया इस दौर में कोई नया रास्ता अमेरिका को भी दिखलाएगी? शायद यही सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।